नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे और आपकी फसल भी सुरक्षित होगी और बहुत अच्छी होगी। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह से आजकल हम एक सीरीज में अपने चैनल पर आलू की फसल के लिए देखभाल के लिए पहले खाद के बारे में बताया, फिर सिंचाई और उसके बाद माइक्रोन्यूट्रेंट्स, फिर दवाइयों के बारे में और अब फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड के बारे में भी बता चुके हैं आपको। लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या मेरे व्हाट्सएप पर और चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जिस तरह से कन्फ्यूजन है आपके बीच में, और कई ग्रुपों पर एक बात चल रही है कि आलू को फुलाने में क्या लगाएं क्या न लगाएं। तो बहुत सारे ज्ञानी जो ज्ञान दे रहे हैं उन सब से का आज मैं एक समाधान लेके आया हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों के कमेंट देख करके बड़ी चिंता हुई और थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना आपको ये सब की बारे में जानकारी दी जाए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग तो बड़े हल्के में लेते हैं, बड़े मजाक में लेते हैं, लेकिन किसान की मेहनत, किसान का परिश्रम उनको नहीं पता। आपके पौधे पर कोई रोग आया है, कोई मजाक में कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपने गलती से कोई खाद ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, आपने कॉम्बिनेशन को सही से नहीं मिलाया, उसकी वजह से आपका नुकसान हो गया है। तो ये तो किसान ही किसान का दर्द समझ सकता है। लेकिन कुछ लोग उसको बड़े हल्के में ले रहे हैं और बड़े उसको कॉमेडियन तरीके से बता रहे हैं कि और लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ये कम लगाया है। कोई एक तो ग्रुप में कल मैं शाम को रात को देख रहा था, उस पर किसी ने लेट ब्लाइट का फोटो डाला और वो कह रहा नहीं ये ब्लाइट नहीं, ये तो अच्छा हो रहा है, भगवान जो है नियंत्रित कर रहा है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा। देखिए, ऐसे लोगों को भी मिर्च लग रही है। मेहनत तो किसान कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, और अगर उत्पादन अच्छा होता है तो सरकार को उसके लिए करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए। और भी तरीके हैं, कहीं ऐसा न हो कि ऐसे लोगों के चक्कर में कहीं खाद्यान्न की त्रासदी उत्पन्न हो जाए भारत के अंदर। तो किसान के को काफ़ी मेहनत करता है और काफ़ी लागत लगाने के बाद अगर अच्छा उत्पादन नहीं आता तो बहुत ज़्यादा लागत की मात्रा बढ़ जाती है और वो इतनी पर्याप्त मात्रा में उसको जो है अपनी लागत बाजार में नहीं मिल पाती। तो कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे, कहीं आप आलू फुलाने के चक्कर में और ज्ञानियों के चक्कर में उल्टा नुकसान न कर बैठे और फिर कहते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत होत क्या। तो इस कहावत से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए कि क्या क्या आपको किस तरह से मिलाना चाहिए। तो आइए वीडियो में इस तरह की बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, आज सबसे पहले बात करते हैं हम इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स की, उनके कॉम्बिनेशन की, किसको किस में मिलाना चाहिए और उस पर लिखे हुए EC, SC, WC, WDG और WP जो लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है। आपको मैं बहुत सरल तरीके से न कोई वो बताना चाह रहा हूं जो कि वैज्ञानिकों ने रिकमेंड किया है, और आप कोशिश करता हूं कि आप उसको अच्छी तरह समझ लें। लेकिन उसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप करेंगे तो आप दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज इंसेक्टिसाइड की। तो दोस्तों, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड आजकल आप जब दुकानदार के पास जाते हैं तो सबसे बड़ी बात वही हो रहा है जो झोला छाप डॉक्टर करता है कि आपने कहा कि ये बीमारी है तो वो तमाम तरह की दवाइयां दे देगा, कह देगा इसको इसमें मिला दो, इसको इसमें मिला दो, और मात्रा भी दे देगा। अब समस्या ये रहती है कि कौन सी दवा किस में मिलानी भी चाहिए अथवा नहीं मिलानी चाहिए। तो क्या कंपनियां उस दवा को मिलाकर नहीं दे सकती थी, ये प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा। तो जब कंपनियां दवा को मिला करके पहले ही दे सकती थी तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर के अपने आप मिलाने की क्या आवश्यकता हुई दोस्तों। तो इस बात को समझने के लिए आपको इस तरह समझना होगा कि देखिए, एक कंपनी को एक इंसेक्टिसाइड एक्ट था 1968 में भारत सरकार का, उसने ये बताया था कि आप क्या इंसेक्टिसाइड और मिला सकते हैं, क्या नहीं मिला सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली जांच लेबोरेटरी के अंदर करने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो है मिला सकते हैं अथवा नहीं मिला सकते, जो कि वैज्ञानिक कसौटी पर, प्रयोगशाला की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इसको करने के लिए जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करती हैं। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन को रजिस्टर कराना होता है भारत सरकार के द्वारा। जब वो आपको उस कॉम्बिनेशन में वो आपको दवाइयां देती हैं। दोस्तों, कितनी एक दवा का परसेंटेज दूसरी दवा के कितने परसेंटेज से कंबाइंड हो सकता है, ये एक वैज्ञानिक तरीका है। कितनी परसेंटेज में नंबर एक दवा दूसरी दवा के कितने परसेंटेज में कंबाइंड होकर के फायदा पहुंचाएगी अथवा ज्यादा परसेंटेज में वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य होता है जो प्रायोगिक तौर पर खरा उतरना चाहिए।
इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में लेबोरेटरी के अंदर एक रिसर्च की गई, बता देता हूँ। इसमें 6 इंसेक्टिसाइड लिए गए। 6 इंसेक्टिसाइड में स्पाइनोसैड, इंडेक्सो कार्ब और कार्टेप हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनापायर और फ्लेबेंडामाइड और छठा था बेसिलो प्यूरीजिएंसिस। ये 6 इंसेक्टिसाइड दिए गए। 2 फंगिसाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मेटालेक्सिल, ये 2 फंगिसाइड दिए गए। और एक लिया गया बैक्टीरिसाइड, वो था स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इन चीज़ों को लेकर के और इनके 18 कॉम्बिनेशन बनाए गए और 18 कॉम्बिनेशन बना करके और उन कॉम्बिनेशनों को देखा गया कि ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे थे, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, कोई पीएच परिवर्तन नहीं हुआ। तो इनको जो है, इनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, उनके सामने इनके पेटेंट कंपनियों के नाम भी दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसको डिटेल में न जा करके इतना बता दूं कि एक कॉम्बिनेशन को पेटेंट करा करके कंपनियों ने जो है आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या कॉम्बिनेशन लेकर के हम कौन कौन सी क्रॉप पर कर सकते हैं। इसके लिए जो कंपनियां हैं वो रिकमेंड करती हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जो आपके पास एक कागज आता है उसमें लिखा रहता है कि कितनी मात्रा कौन से फंगीसाइड की और कौन से इंसेक्टिसाइड की कितने परसेंटेज में किस फसल पर कारगर होगी, किस रोग में कितनी कारगर होगी और कितना बार उसको स्प्रे करना चाहिए। तो इस बात के लिए हमें एक बार उस मैनिफेस्टो को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों कुछ ट्रेड फंगीसाइड कॉम्बिनेशन हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो मैं उनके बता दूं जो कि बाजार में बहुत सारी कंपनियां उसको उस परसेंटेज में मिलाकर आपको देती हैं। तो हम नंबर 1 पे बात करते हैं। एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और ट्यूबिकोनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्मुलेशन के अंदर आता है। ये एक अच्छा फंगीसाइड है। इसमें आप देख रहे होंगे अलायंस, प्रीडेक्ट और ये आपका कृषि रसायन का है और ये बहुत सारी कंपनियां इसको दे रही हैं। आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, ये एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% WYW प्लस डाइफेकोनाजोल 11.4% WYD ऐसी फॉर्मुलेशन में। इसको भी ये जो कंपनियां एमस्टार दे रही है, वेस्पा और ये आप कंपनियां अपने फॉर्मुलेशन में, ये भी अच्छा फंगीसाइड कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आ रहा है बोस कैलेट 25.2% प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन, ये 12.8% है। ये भी आपका कॉम्बिनेशन है। इसको भी कंपनियां दे रही हैं, जो कि आप देख लीजिए। और चौथे नंबर का एमिक्टोट्रेडिन 27% और इसमें डाइमेथोमार्फ होता है 20.27% WYW ऐसी फॉर्मुलेशन में। ये जो साइट्स होते हैं उनको, तो अब इस तरह से। और जो अगला फॉर्मुलेशन है 5वें नंबर पे, बहुत प्रसिद्ध कॉम्बिनेशन है जो आप जानते हैं, ये है कैप्टान 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% WP में। और ये भी कॉम्बिनेशन जो है कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक मोड में मिलता है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आलू की फसल में इसका किसान भाई अच्छा खासा प्रयोग करते हैं। और इसमें भी जो कंपनियां दे रही हैं उनके आप रेपर्स देख रहे होंगे, ये कंपनियां इसको मार्केट में इन कंपनियों के नाम से मिलता है। 6वें नंबर का आप सभी जानते हैं कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब, ये सस्ता भी पड़ता है और ये सिस्टमिक, ये इसका जो कॉम्बिनेशन है आलू की फसल पे बहुत ज़्यादा हम मात्रा में एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही, रोग आने से पहले इसका हम जो है स्प्रे करते हैं। और ये भी आपको जो कंपनियां दे रही हैं अलग अलग मार्केट में, ट्रेड जिनका नाम है वो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं 7वें कॉम्बिनेशन की। अब ये है कार्बेंडाजिम 25% प्लस फ्लूसलाजोल 12.5% ऐसी फॉर्मुलेशन में। तो ये जो है कमर्शियल फॉर्मुलेशन में कार्बेंडाजिम 25%, ये जो आप कंपनी देती है लॉस्चर के नाम से, और भी बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। तो इसके अलावा हमें कभी कभी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों कि हम किस कॉम्बिनेशन का, मान के चलो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन से हमारा इलाज नहीं हो रहा तो दूसरा कॉम्बिनेशन भी हमें मिलाने की आवश्यकता होती है, या कभी कभी हमें जिसकी जरूरत है वो कॉम्बिनेशन मार्केट में नहीं मिलता है। तो हम किसको किसके साथ मिलाएं, उसके लिए हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक बात और आपने देखा होगा लिखा होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टमिक फंगिसाइड। तो जरा ये एक बात और जान लीजिए कि आखिर सिस्टमिक फंगिसाइड क्या होते हैं और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड क्या होते हैं। तो दोस्तों, सिस्टमिक फंगिसाइड जिस तरह से नाम से ही प्रचलित है, सिस्टम के अंदर, यानी कि वह फंगिसाइड जिसको हम स्प्रे करते हैं तो वो पत्तियों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब सिस्टम के अंदर प्रवेश कर जाता है तो कोई फंगस कहीं पर लगा हो
और उस पर फंगिसाइड भले ही बाहर से न गिरे, लेकिन जब सिस्टम के अंदर चला जाता है तो उसको फंगिसाइड वो जहां पे भी लगा होगा वो उसको जब भी वो उसको मार देगा। ऐसे फंगिसाइड दोस्तों कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, या कुछ हमारे यहाँ चल रहे हैं लेकिन विदेशों में रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं। तो इन फंगिसाइडों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनकी रिकमेंडेड मात्रा से ज़्यादा बिल्कुल न दें, कम ही रखें। इसकी ज़्यादा देने की वजह से ही हमारा आलू का सैंपल जब हम निर्यात करते हैं वो फेल हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की। तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड वो होते हैं जिसको जब फंगस उसके कांटेक्ट में आएगा तभी वो मरेगा, अदरवाइज जहां फंगस नहीं है वहां पर अगर वो डाल देते हैं उससे फंगस नहीं मरता है। तो आप इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों ही फंगिसाइड देने चाहिए। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड में भी होता है दोस्तों। अब आपको एक बात विशेष जो कि आप रेड मार्क कर लीजिए ध्यान रखने की है, वो है कि कौन से फंगिसाइड को किस फंगिसाइड के साथ नहीं मिलाना है। तो सामान्य तौर की बात कर रहा हूं, बाकी के चीजें भी और बात करेंगे हम, कि जिस पर लिखा है सिस्टमिक फंगिसाइड और दूसरा भी आप एक सिस्टमिक फंगिसाइड ला रहे हैं, तो ऐसा न करें दोस्तों। सिस्टमिक फंगिसाइड को किसी सिस्टमिक फंगिसाइड के साथ या सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को किसी दूसरे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड के साथ मिला करके पौधे को न दें। दो सिस्टमिक फंगिसाइड को एक साथ पौधा झेल नहीं सकता है और फसल आपकी उल्टा फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से दो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और दो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को भी आपस में न मिलाएं दोस्तों। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या नहीं मिलाना है। मिलाना क्या है ये तो आपने देख लिया, लेकिन क्या नहीं मिलाना ये विशेष ध्यान रखना है। अगली बात और मैं बात को बता देता हूं, आपके जो भी एससी और ईसी डब्ल्यूबीपी जो लिखा रहता है उनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कुछ तो होते हैं आपके ऑयल फॉर्मुलेशन के और कुछ होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल। तो अब कौन से वाटर सॉल्युबल हैं कौन से ऑयल सॉल्युबल हैं ये जान लीजिए आप। तो जो तेल में घुलने वाली दवा हैं वो SE, EW, EO, EC, DC, OD, ME ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। ये आप इनको जो है पानी में घुलने वाली दवाएं WG, WP, SG, SP, SC, EC, SL इनके साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि आपस में ये कॉम्बिनेशन सामान्य तौर पर नहीं मिलाना है। कभी कभी कुछ कॉम्बिनेशन विशेष तौर पर मिलाने के लिए आप जांच कर सकते हैं। वो मैंने जांच करने का तरीका आपको बता दिया है। जांच करने के तरीके को मैं आपको फिर से बता देता हूं कि एक सफेद बोतल पारदर्शी बोतल में आप इस कॉम्बिनेशन को घोल करके भर लें। भरने के बाद थोड़ा सा ऊपर खाली रखेंगे और उसको ढक्कन बंद करने के बाद अच्छी तरह हिलाएं। हिलाने के बाद आप देखेंगे या तो उसमें गैस बनेगी या उसका कलर परिवर्तित होगा या उसके अंदर थक्का जमता है, प्रेसिपिटेशन या नीचे जम जाता ऐसा होगा। या इसमें क्या होता है कि पीएच का फर्क होता है दोस्तों। पीएच मान ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं केमिकल्स होते हैं एक विशेष पीएच पर कार्य करते हैं और उस पीएच यानी कि या तो एसिडिक मीडियम में कार्य करेगा या बेसिक मीडियम में कार्य करेगा या न्यूट्रल मीडियम में कार्य करेगा। अब आपने अगर एसिडिक मीडियम वाला कॉम्बिनेशन बेसिक मीडियम में मिला दिया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, आपकी फसल पे काम नहीं करेगा। या अगर आपने बेसिक मीडियम वाला एसिडिक मीडियम में ज्यादा मिला दिया है और उसका एसिड से बेसिक में उसका चला गया मीडियम, यानी कलर इसका हम लाल और नीले कलर से हम पता कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्बिनेशन लाल से नीला या नीले से लाल हो रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, क्योंकि वहां उसका पीएच इतना परिवर्तित हो गया है कि उसका मीडियम ही बदल गया और मीडियम बदलने पर वो निश्चित रूप से दूसरे अवयव में दूसरे तत्व में बदल गया है और आपका पौधे पर कार्य करने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। तो ये विशेष बात ध्यान रखने की है। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ जो है इनकी फुल फॉर्म भी बता देता हूं। ईसी क्या होता है? ईसी का मतलब होता है इमल्सिएबल कंसंट्रेशन। और इस तरह के जो द्रव होते हैं वो इमल्सियन कंसंट्रेशन वाले बहुत जल्दी से कार्य करते हैं और पानी में जल्दी घुल जाते हैं। और ये तेज धूप, बारिश, घिरे बादल में भी उपयोग नहीं किए जा सकते, इनको उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका क्या है कि ये जब तक पौधे पर सूखेंगे नहीं तब तक कार्य नहीं करेंगे। जबकि दूसरी ऐसी फॉर्मुलेशन वाला जो द्रव होता है वो सस्पेंशन कंसंट्रेशन होता है। ये आपका वेटेबल पाउडर के अंदर घुला होता है। इसमें लगभग 40% केमिकल की मात्रा होती है, बाकी का वेटेबल पाउडर होता है जो कि स्वयं में अपने आप में चिपकने का कार्य करता है। इसमें आपको अलग से सिलिकॉन्स या चिपको जिसको कहते हैं वो मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये पौधे पर चिपक जाता है। ये
आप तेज धूप बारिश वगैरह में या बादल गिरे हुए उस समय अगर इसको 1 घंटे 2 घंटे धूप मिल जाए तो इसमें कभी भी इसको स्प्रे किया जा सकता है, उसका इस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे एससी और ईसी फॉर्मुलेशन की। उसके बाद ईएमई लिखा होता है, उसका मतलब होता है माइक्रो इमल्सन। ये तेल पानी का इमल्सन होता है। इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो सफेद रंग का एक कलर आ जाता है, पूरी तरह से दूध जैसा घोल हो जाता है। इसको हम जो है डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तेलीय इमल्सन है और पानी में जैसे सल्फर को हम WD जलाते हैं उसको पानी में घोलते हैं तो एकदम सफेद दूध जैसा हो जाता है, इसका वही मीनिंग है दोस्तों। ओडी का मतलब होता है वो तेलीय द्रव है, और एसी का मतलब होता है सस्पो इमल्सन है, और WDG का मतलब होता है ठोस दानेदार पानी में घुलनशील, और WP होता है वेटेबल पाउडर, और WSP होता है वाटर सॉल्युबल पाउडर। इसी तरह से ये जो है चीज़ें होती हैं जिनको आप देख करके पता कर सकते हैं। कभी कभी लोकल दवाएं नकली दवाओं पर आपके ऊपर क्या लिखा है और अंदर क्या निकल रहा है, तो आप इससे भी समझ जाएंगे कि ये दवा सही या अच्छी कंपनी की नहीं है दोस्तों। इसके अलावा SL यानी SL का मतलब है सॉल्युबल लिक्विड, यानी कि वो पानी के अंदर घुलनशील लिक्विड है। WG का मतलब वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स में दानेदार होगा, उसको आप समझ जाएंगे वो WDG ग्रेन्यूल है। ये एडवांस फॉर्मुलेशन है और इसका ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। CS और SG के बारे में आपको बताई जाऊँ, कैप्सूल सस्पेंशन होता है CS, और SG होता है सॉल्युबल ग्रेन्यूल, और इनको एक दूसरे के साथ जनरली मिला सकते हैं हम। और SP सॉल्युबल पाउडर होता है, ये पानी में जो है घुलनशील होता है। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्या कैसे कैसे आपको जब हम मिलाने जाते हैं फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड को, तो क्या विशेष बात ध्यान रखनी है, कौन सा पहले मिलाना है कौन सा बाद में मिलाना है दोस्तों। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले टंकी को आधी पानी से भर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर सबसे पहले जो मिलाना है, आप अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद के रूप में NPK वगैरह यूज कर रहे हैं उसको अलग से घोल लेंगे पहले, और जब वो पूरी तरह से घुल जाए तब उसको सबसे पहले टंकी में डाल देंगे। उसके बाद उसके अंदर सॉलिड फॉर्मुलेशन की जो भी चीज़ें हैं उनको आपने SC, CS और SL फॉर्मुलेशन की उसको आपने अलग से घोल रखा है, उसको डाल देंगे, और डालने के बाद पूरी तरह से मिला देंगे। इसके बाद तीसरी बार जब मिलाएंगे, इसके बाद वाटर वेस्ट जो होती हैं फॉर्मुलेशन उनको मिला देंगे। उसके बाद मिलाएंगे सॉल्वेंट बेस्ड यानी कि ऑयल बेस्ड जो होती हैं SE, EW, EO, EC, EDC, OD और ME फॉर्म की जो आपके केमिकल्स हैं उनको लास्ट में डालेंगे, और सबसे लास्ट में डालेंगे आप चिपको सिलिकॉन्स, और अच्छी तरह से उसको मिला करके जो है घोल देंगे। इस तरह से आप जो है अपना सुरक्षित और प्रभावशाली स्प्रे तैयार करने के लिए घोल तैयार कर सकते हैं दोस्तों। मैं पहले ही बता चुका हूं, घोल को पहले अलग अलग घोलें, टेस्ट करें और फिर मिलाएं। ये तो हो गया ये बात। अब मैं आपको पहले भी एक चीज बता चुका हूं PGR के बारे में दोस्तों। PGR किसके साथ मिलाएं किसके साथ नहीं मिलाएं, कितने दिनों पर मिलाएं, कितनी मात्रा मिलाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। PGR अगर आप सबसे पहले ये देखें आपकी वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तभी यूज करें। दूसरी बात, वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा है और ट्यूबर फॉर्मुलेशन नहीं हो रहा है, ट्यूबर नहीं बन रहे हैं, तब मिलाएं। तीसरी बात, ट्यूबर भी बन रहे हैं, वानस्पतिक वृद्धि भी ज़्यादा है नहीं है और साइज भी ठीक है, तो बिल्कुल भी न मिलाएं, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। चौथी बात, जब ही मिलाएं आप PGR को तब आपका पौधा सुरक्षित हो, साफ हो, हरा भरा हो और बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहा हो। और मात्रा का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, मात्रा रिकमेंडेड उसके कंपनी द्वारा दी गए चार्ट में या पेपर में या पंपलेट में दी हुई होती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल न मिलाएं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, दुकानदार 250, 300, 500 ml मिलवा रहे हैं, निश्चित रूप से ट्यूबर को खराब करेगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी खराब हो जाएगी। कुछ लोग 70-75 दिन की फसल पर जिब्रेलिक एसिड मिलाते हैं। जिब्रेलिक एसिड का काम उसकी वानस्पतिक वृद्धि को, उसके एंटीनोड को बढ़ाने का होता है और वो आपके पौधे में अनावश्यक वृद्धि करेगा, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। और उसका क्योंकि सिस्टम में जाता है, सिस्टम के अंदर चला जाता है, सिस्टम के अंदर जाने से ट्यूबर के अंदर जाएगा और उसकी स्टोरेबल कैपेसिटी कम हो जाएगी। दोस्तों आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन फिर किसी दिन कहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। दोस्तों अपने सभी किसान मित्रों को, रिश्तेदारों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।